फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है बिकॉज आज जो है मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, इस वजह से मैं लाइव नहीं करा। लाइव में थोड़ा बहुत मतलब टाइम देना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आज की क्लास में 50 MCQs है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छी होने वाली है। लाइव में थोड़ा ये भी इशू होता है कि हम कमेंट्स देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस का अभाव मतलब कमी है। ओके, ये चीज़ अब मैं मतलब मानती हूँ, मुझे इसमें कोई बुराई या शर्म नहीं आती बताने में, जो चीज़ है सो है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने सोचा, क्योंकि आज हम इस क्लास को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जिसमें आपकी विटामिन B2, ठीक है, B3, ओके, B3 और B5, ये 3 विटामिन आपके बिल्कुल क्लियर पूरी थ्योरी की तरह मतलब है। प्रैक्टिस में पूरी थ्योरी में आपको समझा दूंगी। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पूरे ये तीनों चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। कुछ प्रश्न आरडीए के हैं इसमें, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, तो आरडीए के 4-5 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न ये ऐसे ही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। स्टार्टिंग किया तो स्टार्ट करती हूँ क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर रोज़ एक से बढ़कर एक मैं प्रैक्टिस की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है इसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, अंतर कोशिकीय द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है। अंतः कोशिकीय जो द्रव्य होता है उसमें जल की मात्रा पूछी जा रही है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में 75% तक जल माना जाता है, लेकिन उसका भी डिवीज़न होता है कि कितना जल कहाँ होगा, ठीक है। 50%, 17%, 4%, 7%। तो यहाँ पर जो अंतः कोशिकीय जो द्रव्य होता है, ओके, उसमें अगर हम जल की मात्रा करें बताएं आपको तो 50% होता है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैम सभी पे सही का निशान ना लगाया करो, तो मेरा क्या है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन का पढ़ा तब मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। कभी कभार ये चीज़ रह जाती है, नहीं तो मैं हमेशा ऐसे हटा देती हूँ, ठीक है। तो कभी कभी रह जाता है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि निशान सब पे लगा हो। तो मैं राइट आंसर इस तरीके से ही देने की कोशिश करूँगी जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ऐसे सही है, कमेंट करके बताइएगा। तो अंतर कोशिकीय द्रव्य में जल की मात्रा 50% होती है, ठीक है, 50% होती है। एक सेकेंड, 17% जल जो होता है जो हमारी बाहरी कोशिकीय द्रव्य होते हैं उनमें होता है। बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो होते हैं, ठीक है, कोशिकीय द्रव्य जो होते हैं उनमें होता है, ओके। 4% पानी जो होता है वो हमारे प्लाज्मा में होता है, ठीक है। जो रक्त में प्लाज्मा होता है आप जानते हो, उसमें होता है 4% पानी, और 7% होता है लसिका द्रव्य में, ठीक है। लसिका द्रव्य होती हैं उनमें पाया जाता है। तो ये इसका पूरा रेशियो मैंने बता दिया हर किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 2 है, शिशुओं में जल की मात्रा होती है 50 से 60%, 60 to 70%, 70 to 75%, 80 to 85%। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल व्यक्तियों की अपेक्षा शिशुओं में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो शिशुओं में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, हम ह्यूमंस में जो बच्चों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 to 75% तक बच्चों में जल होता है, ओके। हमारे शरीर में वैसे 65 तक या फिर 70% तक जल होता है, लेकिन कई बुक में अलग अलग दिया है, तो कहीं कहीं 75% भी मान लिया जाता है, लेकिन 75% तक पानी जो होता है 70 से 75 बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ये तो लिखा नहीं होता है कि शिशुओं में कितना होता है, वयस्कों में कितना होता है, क्या दिया होता है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो 70, 75, 65 इन तीनों में से जो ऑप्शन मिलता है हम उसको टिक कर देते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है क्योंकि तीनों ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन है 3, एक गर्भवती स्त्री को थायमीन की आवश्यकता बतानी है आपको आरडीए 2020 के अनुसार, ठीक है, आरडी 2020 के अनुसार, ठीक है, 2020 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओहो, ठीक है, बार बार मिस्टेक हो रही, ओके। तो आरडी 2020 के हिसाब से आपको क्या बताना है, एक गर्भवती स्त्री की थायमीन की आवश्यकता आपको बताना है। किसकी, गर्भवती की बताना है, प्रेग्नेंट लेडी की बताना है। तो यहाँ पर 1.4% है, 1.7% है, 2.2% है या फिर 2.0% है। तो अब आपको मेरा तरीका थोड़ा यही रहता है जिससे आपको चीज़ें साथ में याद होती चले, ओके। 1.4% की अगर हम बात करें तो जो ये वो महिलाएं हैं जो कम क्रियाशील है, ठीक है, कम क्रियाशील महिलाएं हैं उनके लिए है, ओके। नोट करिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, थायमीन है और नियासिन है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1.7 अगर हम बात करें तो मध्यम क्रियाशील महिला के हैं,
मध्यम क्रियाशील महिला। और 2.2 की अगर हम बात करते हैं तो जो अधिक क्रियाशील महिला है उसके लिए, हैवी वर्कर है उसके लिए, ठीक है, अधिक क्रियाशील। जो 2.0 है ये किसके लिए है, ये आपकी गर्भावस्था प्रेगनेंसी की कंडीशन में देना है, ठीक है। तो थायमीन की आवश्यकता गर्भावस्था में कितनी है, 2.0 है। यहीं पर अगर हम आपसे पूछें कि जो महिलाएं लैक्टेटिंग है, मतलब फीड करा रही हैं शिशुओं को, बच्चों को, तो चाहे वो किसी भी उसमें हो, मतलब चाहे 0 से 6 महीने के बच्चे को पिला रही हूँ, चाहे 6 से 12 महीने के बच्चे को पिला रही हूँ, उन्हें 2.1 चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ये डी, अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना चाहिए या थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना चाहिए, तो आंसर आपका यही रहेगा 2.0, सेम है, ठीक है, दोनों का। गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो इसमें मेजर ही नहीं किया जाता, सेकेंड ट्राइमेस्टर किया जाता है और थर्ड किया जाता है, ठीक है, थर्ड किया जाता है। अब इतना तो पता ही होगा सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, ओके। तो उसमें सेकंड में भी सेम ही है और थर्ड में भी सेम है, ओके, क्लियर हुआ। जैसे कि धात्री अवस्था में भी आपके जो 0 से 6 महीने के बच्चे फीड कर रहे हैं उनके लिए भी उन माताओं को भी 2.1 ही लेना है, जो 6 से 12 हैं उन माताओं को भी 2.1 ही लेना है। अच्छा, जो बच्चे लाइव क्लास पसंद करते हैं, ठीक है, आप बताओ इस क्लास में उस क्लास में अंतर है या नहीं, खुद बताओ। लाइव क्लास में बातें भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बेवजह, ठीक है, और कहीं ना कहीं इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती है, हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, हमारी नज़र कमेंट पर रहती है ज़्यादातर, ठीक है, नहीं कमेंट कर रहे तो भी दिमाग में चलता है कि बच्चे देख नहीं रहे हैं, ओके। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो मैं एक दिन लाइव कर लेती हूँ और एक दिन बिना लाइव के, ज़्यादातर आप नोटिस करोगे यही चल रहा है मेरी क्लास में, एक दिन मैं लाइव करती हूँ, एक दिन। तो अगर आज मैंने लाइव नहीं की है तो कल कोशिश करूँगी लाइव करने की, और वो भी अगर आप लोग कहते हो कि मैम रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें इस समय ज़्यादा पढ़ना है, ओके, बातें कम करनी है, हमें समझ में ज़्यादा आना चाहिए। अगर आप लोग ये कमेंट करते हो मैम यही सही है, तो हम रिकॉर्ड भी दे देंगे, और नहीं तो हम कभी कभी लाइव भी कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन हम रोज़ लाइव नहीं करेंगे। हम अपनी कंडीशन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ परिस्थितियां हैं, बच्चे छोटे हैं, फैमिली है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कोई काम ऐसा तो नहीं है कि लाइव करने से हमारा ज़्यादा काम डिस्टर्ब हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 3 घंटे भी सोने को नहीं मिलता 24 घंटे में, तो हमें ये भी देखना होता है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अब ज़्यादातर रोज़ 4 बजे ही उठती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि नहीं अब मेरी कंडीशन नहीं है, तो मैं एक दिन फिर 5 बजे भी उठती हूँ, 5:30 तक भी उठती हूँ, 5:30 तक तो मुझे उठना पड़ता है क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना होता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन मैं अपनी देखती हूँ, क्योंकि चीज़ सभी देखनी है। अगर मैं पड़ गई बेड पर या मेरी आंखों में जो इशू चल रहे हैं, आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ें बढ़ गई, मान लो दिखाई ही ना दे, बिना चश्मे के मैं बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, तो मतलब क्या होगा मेरा, तो ये सारी चीज़ें देखकर भी मैं करती हूँ। लेकिन मेरे कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ या कोई भी है, वो मैं सब करना चाह रही हूँ, बस आज मुझे लगा, और आपने देखा होगा मैंने इतनी प्रॉब्लम किसी भी वीडियो में भी जल्दी में शेयर नहीं की, तो इसलिए क्योंकि कभी कभी बताना भी आप लोगों को ज़रूरी, क्योंकि आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि ये क्या तरीका है, एक दिन लाइव करती हैं एक दिन ऑफलाइन करती, तो मैं सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और घर से काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार को आप घर से चले जाओ बाहर नौकरी करने, तो अब तो ये कि आप सारा करके जाओगे बाहर जाकर फ्री होकर काम करो, लेकिन आप घर में ही रह के सब काम कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से काम किया और मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, घर में बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, डी ऑप्शन सही था। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 4, RDA 2020 के अनुसार गर्भावस्था में विटामिन ए की आवश्यकता क्या है, 1000 यूजी, 840 यूजी, 900 यूजी या फिर 950 यूजी। विटामिन ए की आवश्यकता आपसे पूछी जा रही है, और देखो आज मैंने एक चीज़ की है, सारी गर्भावस्था के प्रश्न है, RDA के गर्भावस्था के ही प्रश्न लिए हैं 4-5 मैंने, ठीक है। तो RDA 2020 के अनुसार गर्भावस्था में विटामिन ए की आपको आवश्यकता यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर जो गर्भावस्था में है वो है आपके 900 यूजी। देखो मैंने सारे ऑप्शन इरेज कर दिए हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सीधे जो राइट आंसर है वहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो 900 यूजी लेना है, ओके, क्लियर हो। अब RDA 2020 के अनुसार विटामिन ए किसे गर्भावस्था में, याद कर लो, इतनी बार मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बोल रही हूँ कि याद कर लो, विटामिन ए कितना चाहिए, 900 यूजी चाहिए, ठीक है। फिर ये 1000 किसे चाहिए, याद कर लो, ये जो भी चाहे कम क्रियाशील पुरुष हो, चाहे मध्यम क्रियाशील पुरुष हो, ठीक है, चाहे अधिक क्रियाशील पुरुष हो, सभी के लिए कितना देना है आपको, 1000 यूजी जो है विटामिन ए देना है, क्लियर हुआ। 840 फिर कौन खाएगा भाई, 840 कौन खाएगा, तो ये चाहे कम क्रियाशील महिला हो, चाहे मध्यम क्रियाशील महिला हो, चाहे अधिक क्रियाशील महिला हो, उसे 840 चाहिए, ठीक है, किसके लिए, महिला के लिए। ये किसका है, पुरुष, ओके, ये किसका है 840, स्त्री, सेकेंड ऑप्शन स्त्री। ये किसके लिए, गर्भावस्था के लिए, तो फिर भाई 950
इसकी भी बात कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ दें। तो जो 950 है वो किसके लिए है, वो आपकी धात्री माता के लिए, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी, 950 धात्री के लिए, ठीक है। क्लियर, विटामिन ए याद हो गया, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाएगा तो यही सब पूछे जाएंगे विटामिन ए, या बच्चों का पूछा जा सकता है जैसे कि इन्फेंट हो गए या किशोर हो गए। चलो इन्फेंट का भी बता देते हैं, इन्फेंट का 350 है, ठीक है। और इन्फेंट जो 0 से 6 मंथ के हैं उनके लिए भी इतना ही है, और जो 6 से 12 मंथ के इन्फेंट है उनके लिए भी 350 है। क्लियर हुआ, इतना ही। आपसे ज़्यादा हमें जो उम्मीद है कि पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इतना अंदर जाके आरडीए को पूछे, क्योंकि आरडीए में पहले ही इतना स्टार्टिंग में इतना गहरा अमाउंट है कि बच्चे यही नहीं याद कर पाते, उन्हें भी पता है। तो ये ऊपर के ही यही 3-4 लाइनें उठाते हैं, ठीक है। आप अगर एक्सपीरियंस करोगे, आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, तो मैं उसी बेस पर करा रही हूँ। और आरडीए के मैं लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हर प्रैक्टिस में 2-4 करके करा दूंगी, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन है 6, आरडीए 2020 के अनुसार गर्भावस्था में फोलेट की आवश्यकता है 300 यूजी, 220 यूजी, 570 यूजी या फिर 330 यूजी। फोलेट की पूछ रहे हैं किसमें, गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था में आरडीए 2020 के अनुसार 570 यूजी, ठीक है, 570 यूजी है। यहाँ पर अगर हम बात करें 300 किसकी है, तो ये सभी तरीके के जो पुरुष हैं, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील है, तीनों का है ये, ठीक है। 220 किसका है, ये स्त्री का है, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे अत्यधिक क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, तीनों के लिए सेम है, ठीक है, 220। ओके, तो 330 किसका है, वही ऑप्शन तो ये भी दिया है। तो 330 किसके लिए, धात्री के लिए, लैक्टेटिंग के लिए है। ओके, लैक्टेटिंग के लिए 330 याद हो गया आई होप आपको। और हमने एक चीज़ आपको ये तो पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से बताया था, 2585 इसका था, 2585 फोलेट, ये था 2585 जो आपके सॉरी 2585 था, ये था 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए था, और ये था 6 से 12 मंथ, ठीक है, 6 से 12 मंथ के बच्चों का था 2585। याद किया होगा मैंने जब आपको क्लास पढ़ाई थी, 2585 फोलेट। क्वेश्चन है 7, आरडीए 2020 के अनुसार गर्भावस्था के तृतीय स्टेज में प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। आरडीए 2020 के अनुसार गर्भावस्था के तृतीय स्टेज का मतलब होता है 3rd ट्राइमेस्टर, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है आपका 6 से 9 महीने का, ठीक है, 6 से 9 महीने का, लास्ट के 3 महीने तृतीय ट्राइमेस्टर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता आपको बतानी है गर्भावस्था में +9.5, मतलब आपको पहले तो यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मल प्रोटीन किसी महिला को कितनी देनी है ना। तो नॉर्मल 45.7 देनी है, कहीं कहीं सीधे ये 0.7 है इसलिए 6 कर दिया जाता है, 46 मतलब ग्राम डे कर दिया जाता है। ऑप्शन में आजकल किसी एग्जाम में आया था शायद BPSC पता नहीं किसमें, तो उसमें 46 ग्राम डे दिया था सीधे, उसमें 45.7 नहीं दिया था, क्योंकि 7 से मतलब 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, 0.3 नंबर का, तो सीधे 46 लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 46 दिया है क्योंकि एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए हो सकता है 46 ऑप्शन में मिले, लेकिन 45.7 एग्जैक्ट दिया है आरडीए, ठीक है, एग्जैक्ट यही है। ओके, तो यहाँ पर जो 45.7 आपको नॉर्मल किसी भी महिला को देना है, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो प्लस लगा है, तो क्योंकि यहाँ छोटा वाला अमाउंट आपको बताना है, ओके, कि कितना प्लस करना है, कई बार टोटल करके पूछ लेते हैं, ठीक है, कि 45 प्लस इसको टोटल करके पूछ लेंगे और ऑप्शन दिए होंगे टोटल में और आपको आंसर देना होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये याद करके चलना आप ये वाला, ठीक है, क्योंकि अभी हमने तो सीधे प्लस में लिख दिया, कई बार इनको ऐड करके पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आरडीए 2020 के अनुसार अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन पढ़ लिया आपने 9.5 प्लस 22.0 मतलब 22.0, सी है 16.9 और डी है 13.2। तो यहाँ पर जो 3rd ट्राइमेस्टर पूछा है, तो 3rd ट्राइमेस्टर में ऑप्शन होगा बी, ठीक है, बी प्लस 22.0 जो है आपको यहाँ पर 3rd ट्राइमेस्टर में देना है, ठीक है। 3rd ट्राइमेस्टर में कितना देना है आपको 22, अच्छा मैं इरेज कर दूँ नहीं तो आप लोग फिर कहोगे, ठीक है, 22.0 ये वाला देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने तृतीय स्टेज का बताया, 3rd ट्राइमेस्टर का बताया, लेकिन पूछा जाए 2nd ट्राइमेस्टर में कितना देना, भाई इसका आंसर ये है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2nd ट्राइमेस्टर में कितना देना है, तो +9.5 किसमें, 2nd ट्राइमेस्टर में देना है, ठीक है, ट्राइमेस्टर में देना है। ओके, ये किसका है 16.9 की अगर हम बात करते हैं 16.9, तो 16.9 0 से 6 मंथ की जो लैक्टेटिंग मदर है उनको देना है, ठीक है।
0 से 6 मंथ की कौन है, लैक्टेटिंग मदर है, उनको देना है। फिर 30 मतलब +13.2 किसको देना है, ये 6 से 12 महीने की धात्री माता के लिए देना है, मतलब लैक्टेटिंग मदर को देना है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम प्रश्नों पर अपने। दांत की सफ़ेद परत को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामल, सी ऑप्शन है कैविटी, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दांत की जो सफ़ेद परत होती है, ए ऑप्शन सही होगा डेंटाइन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा डेंटाइन। तो फिर इनामल क्या है? इनामल क्या है? तो ये दांतों का सबसे मजबूत, ठीक है, मजबूत पार्ट होता है, मजबूत पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, कैविटी क्या होती है? दांतों में हो जाती है। ओके, दांतों में हो जाती है, दांतों के बीच में क्या होता है, काले काला कलर का हो जाता है, मतलब सड़न पैदा हो जाती है, उसको कैविटी कहते हैं। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर दांतों के अध्ययन की बात की जाए कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, तो ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, लॉजी कहलाता है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। किससे बनता है भाई, किससे निर्माण होता है? तो कैल्शियम, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस से जो होता है दांतों का हमारा निर्माण होता है। आप जानते हो दांत जो होते हैं लगभग कितने, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर, ठीक है, नंबर 1 इंसाइजर होते हैं जिनको हम कहते हैं कृंतक, ठीक है, तो कृंतक मुझे इंग्लिश में ज़्यादा ये याद करना सही लगता है, इंसाइजर होते हैं। फिर कैनाइन होते हैं, कैनाइन होते हैं, ओके, और उसके बाद प्रीमूलर होते हैं, प्रीमूलर, ओके, और उसके बाद मूलर होते हैं, ओके, मूलर होते हैं। अच्छा, बात आती है कि इंसाइजर आपके अगर पूछा जाए कितने होते हैं, ठीक है, तो जो इंसाइजर होते हैं वो आपके कितने, 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। इंसाइजर कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। जो आपके यहाँ पर बात करते हैं कैनाइन की, तो ये कितने होते हैं? ये आपके 4 होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये भी 8 होते हैं। और ये कितने होते हैं? 12 होते हैं, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पर 8 4 8 12 इस ये वाला रेशियो रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, मुख गुहा का मुख्य भाग है दांत, लार, जीभ या फिर उपर्युक्त सभी। तो मुख गुहा के अगर भाग पूछे जाएं, ये सभी हो जाएंगे, आपके दांत भी हो जाएंगे, लार भी हो जाएगा, जीभ भी हो जाएगा, ये तीनों ही क्या है, मुख गुहा के भाग या पार्ट माने जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये पाचन में सहायक अंग भी आपके माने जाते हैं, क्योंकि दांत से क्या होता है, चीड़फाड़ हम करते हैं खाने की, ठीक है, लार उसको पचाने का काम करती है, लुगदी के रूप में आप जानते हो मुंह का पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लुगदी के रूप में आ जाता है भोजन, जो आमाशय सॉरी आपकी ग्रसनी से होते हुए ग्रास तली के माध्यम से आराम से सरकता हुआ आमाशय में आपके पहुँच जाता है, ठीक है। और जीभ आप जानते हो, जीभ के भी बहुत सारे कार्य अगर बात करें तो ये क्या करता है, इस बोलने में सहायक होता है, मुंह तथा दांत की सफाई करने में भी जीभ सहायक होता है, भोजन चबाने में भी सहायक होती है जीभ, क्योंकि हम भोजन दांतों से ही नहीं चीरते फाड़ते, हमारी जीभ भी साथ में चलती है, ठीक है। स्वाद का अनुभव हमें जीभ से ही होता है। म्यूकस झिल्ली का भी एक म्यूकस झिल्ली पाई जाती है जिससे रस का स्राव होता है इसमें, जो कि कह सकते हैं एमाइलेज, आप जानते हो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो हमारे मांड शर्करा का पाचन करता है, जीभ में ही होती है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, हमारे मुंह में कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 4 6 8। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं मुंह में, मतलब लार ग्रंथियां कुल कितनी पाई जाती हैं? तो कुल 6 पाई जाती हैं। वैसे 3 होती हैं क्योंकि ये जोड़े में पाई जाती हैं, जोड़े में, तो जोड़े में होने के कारण ये कुल कितनी होती हैं? 6 होती, मतलब टोटल 6 होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, किसी को कमेंट में, मतलब कमेंट में हमें बता सकते हो इन ग्रंथियों के नाम क्या है, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया करिए। क्वेश्चन 11 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, साइनोकोबाल्मिन, थायमीन, फोलिक एसिड। तो आप सभी जानते हो जो विटामिन B9 है इसका नाम क्या है? फोलिक एसिड है। थायमीन क्या है? B1 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबाल्मिन क्या है? B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या भाई? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, ओके। खोज किसने की? अगर बात करें विटामिन B12 की, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता तो खोज की है किसने? कुहन ने की है, ठीक है। कुहन ने खोज की है विटामिन B2 की। किससे खोजा इसे? दूध में जो लैक्टोफ्लेविन होता है ना, तो दूध से इसकी खोज की है, ठीक है, कुहन ने। ध्यान है, ध्यान मतलब ध्यान रखिएगा, ध्यान
याद रखने वाली ये चीज़ें, ठीक है। तो दूध से की थी, लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, या तो इसको मतलब लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं B12 को, ठीक है। लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं क्योंकि लैक्टोज शर्करा से या फिर दूध से इसकी खोज की है और दूध में ही लैक्टोज पाया जाता है, उसी से इसको खोजा गया है, तो इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं और राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि राइबोफ्लेविन की जगह आपको लैक्टोफ्लेविन मिले आंसर, तो आप उसको भी रासायनिक नाम में डाल सकते हो, क्योंकि मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो। क्यों? क्योंकि राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है, लेकिन इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से किस शर्करा में विटामिन डी उपस्थित रहता है? ए है फ्रक्टोज, बी है राइबोज, सी है सुक्रोज, डी है लैक्टोज। तो इनमें से कौन सी शर्करा ऐसी है जिसमें क्या होता है, विटामिन B2 उपस्थित रहता है? वो होती है आपकी राइबोज शर्करा, ठीक है। आज हवा बहुत चल रही है तो मुंह बहुत सूख रहा है, ठीक है। तो राइबोज शर्करा इसमें होती है। जो राइबोज शर्करा होती है ये किस रूप में पाई जाती है? ये पेंटोज के रूप में होती है, ठीक है, पेंटोज के रूप में होती है। और जो पेंटोज शर्करा होती है वो अगर बात करें कैसी होती है, तो ये जो शर्करा होती है कार्बन के 5 अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। कार्बन के 5 अणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो ये जटिल शर्करा होती है, ठीक है। जटिल शर्करा होगी क्योंकि डाई में भी 2 ही अणु होते हैं ग्लूकोज के, मोनो में तो सिंगल अणु होता है। तो पॉली में ही 2 या 2 से अधिक जो होते हैं अणु पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक जटिल शर्करा का उदाहरण हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन। ओके, तो यहाँ पर पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर मिल गया बी। क्वेश्चन है 13, विटामिन B2 उपस्थित रहता है आइसोएलेक्सो जीन न्यूक्लियस में, बी है राइबोज में, सी है लैक्टोज में, डी है निम्न में से सभी। तो अभी तक आपने इतना पढ़ा है जिससे आपको ये तो पता ही चल गया होगा जो विटामिन B2 है किसमें उपस्थित रहता है, तो वो आपके आइसोएलेक्सो जीन न्यूक्लियस में भी होता है, राइबोज में भी होता है, लैक्टोज में भी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा ये याद कर लेना, ये बिल्कुल जो प्रश्न बन सकते हैं सारे आपके विटामिन से मैं लेकर आई हूँ, B2 से, 3 से और 5 से। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से विटामिन B2 किसमें घुलनशील है? जल में, ईथर व एसीटोन में, बेंजीन व क्लोरोफॉर्म में, या फिर निम्न में से सभी में। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये किसमें घुलनशील है विटामिन B2। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। बकाया ये ना तो आपके ईथर में घुलता है, ना ही बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में घुलता है। किसमें घुलनशील है? ये जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बी और सी ज़्यादातर जल में ही घुलनशील होते हैं, पर कुछ अपवाद निकल आते हैं, उनकी भी चर्चा आगे कर लेंगे। क्वेश्चन है 15, विटामिन B2 के कार्य क्या है? ए ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि व को एंजाइम के रूप में कार्य करना, बी ऑप्शन है हार्मोन तथा एंजाइम को नियमित एवं नियंत्रित करना, सी है आंखों की रेटिना, घाव व मानसिक स्वास्थ्य में सहायक, डी है निम्न में से सभी। तो विटामिन B2 के कार्य यहाँ पर क्या है? ये सभी हैं। देखो, विटामिन B2 शारीरिक वृद्धि में सहायक है, को एंजाइम के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये और भी विटामिन की हेल्प करता है, इसलिए को एंजाइम कहलाएगा। ओके, और साथ ही ये प्रोटीन है, फैट है, कहीं ना कहीं उनको भी, या फिर कार्बोहाइड्रेट, आप बराबर लैक्टोफ्लेविन पढ़ ही रहे हो, तो किस लैक्टोफ्लेविन, लैक्टोज क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाई रूप है ना लैक्टोज, आप जानते हो। तो ये कहीं ना कहीं उनके भी संश्लेषण में, अवशोषण में कहीं ना कहीं मदद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ये को एंजाइम कहलाएगा, क्योंकि को एंजाइम का मतलब यही होता है कि दूसरे के कार्यों में हेल्प करना, ठीक है। हार्मोन तथा एंजाइम को नियमित एवं नियंत्रित करना, आंखों की रेटिना, ओके, आंखों के लिए भी विटामिन ए और ये भी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। और घाव प्लस मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु निकल जाएं व ऑक्सीजन के परमाणु आ जाएं? पाचन, अवशोषण, ऑक्सीकरण या फिर हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन के परमाणु जो है निकल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु निकल जाते हैं और ऑक्सीजन के परमाणु आ जाते हैं। और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन के पाचन में भी पाया जाता है, ठीक है। हालांकि प्रोटीन का जो टूटना है वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब एक प्रोसेस जो होता है ना, ऊर्जा देने का काम होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन का भी काम होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का काम लगभग न्यूट्रिशन के टूटने में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो निकलता है और ऑक्सीजन जो होता है को एक्सेप्ट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन है 17, B2, विटामिन B2 की कमी की वह स्थिति जिसमें होठ के बीच का किनारा कट फट जाता है कहलाता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है, क्लोसिस, या इसको कहीं कहीं चिलोसिस लिखा होता है।
और सी ऑप्शन है एंगुलर डर्मेटाइटिस, डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? होंठ के बीच के किनारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, होंठ के बीच के किनारे की बात कर रहे हैं, ना कि आपके किनारे की बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये क्या है हमारा, मान लो ये ऐसे करके मैंने बना दिया होंठ, ठीक है, इस तरीके से मान लो बना दिया, ओके। ये क्या है? ये क्या है? चिलोसिस है। अगर ये किनारे फट रहे हैं तो ये चिलोसिस है, लेकिन बीच का किनारा अगर फट रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहेंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहेंगे। चिलोसिस हमने किसको कहा? चिलोसिस हमने ये किनारे जो फट रहे हैं, सॉरी, ये जो किनारे फट रहे हैं ये चिलोसिस कहलाते हैं आपके, ठीक है। ये जो किनारे ये चिलोसिस कहलाते हैं, जो बी ऑप्शन में दिया। लेकिन यहाँ पर और जो पूछा गया है वो आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। एंगुलर स्टेमेटाइटिस के विषय में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करके रखिएगा। अच्छा, एंगुलर डर्मेटाइटिस क्या होता है? यह भी विटामिन B2 की कमी से ही होता है। इसमें क्या होता है? गाल के बीच का, ठीक है, गाल के बीच में घाव होना, गाल के बीच में घाव होना, बीच में घाव होना, ओके, ठीक है। तो एंगुलर डर्मेटाइटिस में गाल के बीच में घाव होता है, चिलोसिस में होंठ के किनारे फटते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस में होंठ के बीच का हिस्सा फटता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये सभी B2 की प्रॉब्लम है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 18, जीभ के मध्य वाले भाग में घाव हो जाना कहलाता है ग्लोसाइटिस, कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन, नसोला वॉइल स्कैर्विक, या फिर निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? जीभ के मध्य वाले भाग में घाव हो जाना क्या कहलाता है? तो जीभ के मध्य वाले भाग में अगर घाव होता है तो उसको ए ऑप्शन से होगा, ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन। क्या है कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन? आँख की कॉर्निया प्रभावित होगी, आँख की कॉर्निया, ठीक है, आँख की कॉर्निया प्रभावित होगी, ओके, याद रखिएगा। कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन में क्या होगी? आँख की कॉर्निया जो है प्रभावित होगी। इसमें जो सफ़ेद भाग होता है हमारी आँख का वो नष्ट होने लगता है, ठीक है, या फिर कोशिकाओं का जाल सा बनने लगता है, जिससे हमें सामने की कोई भी चीज़ दिखनी बंद हो जाती है। अब बात आती है नसोला वॉइल स्कैर्विक क्या है? तो नसोला वॉइल स्कैर्विक क्या होता है? जो हमारी स्माइल लाइन होती है, हम लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, तो एक स्माइल लाइन आपको गाल पे अपने फेस पे दिखती होगी, ठीक है, तो वो स्माइल लाइन होती है, उस पर घाव हो जाते हैं, ठीक है। लाफ लाइन, ठीक है, लाफ लाइन कहा जाए, लाफ लाइन कहा जाए, ठीक है, या फिर स्माइल लाइन कहा जाए, स्माइल लाइन कहा जाए, तो इस पर जो घाव होता है उसे हम कहते हैं नसोला वॉइल स्कैर्विक। ये भी विटामिन B2 की ही समस्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। चिलोसिस पूछा जाए, चिलोसिस को कहीं कहीं क्लोसिस लिखा होता है, कहीं कहीं मतलब इसके अलावा एंगुलर स्टोमेटाइटिस पूछा जाए, एंगुलर डर्मेटाइटिस पूछा जाए, ग्लोसाइटिस पूछा जाए, कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन पूछा जाए, नसोला वॉइल स्कैर्विक पूछा जाए, इसकी सारी विटामिन B2 की समस्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, विटामिन B2 की कमी को कहते हैं हाइपोप्लोसिस, अरिबोफेविनोसिस, सी है A/B दोनों, डी है केवल ए। एक सेकेंड, क्वेश्चन है आप क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना हमने। विटामिन B2 की कमी को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। हाइपोफ्लोसिस, एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसे कहते हैं अरिबोफेविनोसिस, ठीक है। अरिबोफेविनोसिस क्या होता है? अरिबोफेविनोसिस क्या होता है? विटामिन B2 की कमी को कहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B2 की कमी से होने वाली समस्याओं में शामिल है अल्सर, घाव हो जाना, बी है अंडकोश प्रभावित होना, सी है त्वचा घाव होना, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, निम्न में से सभी, ठीक है। ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं, अंडकोश प्रभावित होता है, अंडकोश ध्यान रखिएगा। ये खास तौर से जो पुरुषों में पाए जाते हैं, जो वृषण कोष, उनको भी प्रभावित करता है। अल्सर मतलब घाव हो जाना, त्वचा पे घाव होना, अभी हमने इतने सारे पढ़े थे। ये सब क्या है? विटामिन B2 की समस्या है। क्वेश्चन है 21, विटामिन B2 का अवशोषण होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में या पसीने में? तो विटामिन B2 का अवशोषण अगर पूछा जाए तो ये छोटी आंत में होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। छोटी आंत में होता है विटामिन B2 का अवशोषण। ज़्यादातर विटामिन का अवशोषण है जो है, या फिर किसी भी चीज़ का अवशोषण है वो किसमें? छोटी आंत में ही होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन है 22, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, निकोटिनामाइड, A/B दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम ये दोनों ही है, ठीक है। नियासिन भी कहते हैं इसको हम, निकोटिनामाइड भी कहते हैं, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब मैं मतलब डिटेल नहीं कर पाऊंगी, मेरे पता नहीं बैकबोन में दर्द हो रहा है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन है 23, बैठने में दिक्कत हो रही है।
क्वेश्चन है 23, विटामिन B3 की खोज किसने की? कुहन ने, फंक ने, मुल्डर ने, बर्जीलियस ने। तो आप जानते हैं कुहन ने विटामिन B2 की खोज की है, फंक ने विटामिन B3 की खोज की है, ठीक है, विटामिन B3 की खोज की है। मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज की। बर्जीलियस ने इस प्रोटीन का जो था नामकरण किया था 1840 में। और ये खोज कब हुई थी प्रोटीन की? मुल्डर ने कब की थी? 1838 में की थी। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी कल विटामिन B3 को। क्वेश्चन है 24, विटामिन B3 की खोज किससे हुई? खमीर से, दूध से, निकोटिनिक अम्ल से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो विटामिन B3 है उसकी खोज किससे हुई? खमीर से हुई। ओके, विटामिन B2 की दूध से हुई, इसकी खमीर से हुई, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नियासिन में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है? ए है ट्रिप्टोफैन, बी है एलानिन, सी है मेथोनिन, डी है ल्यूसिन। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम है? अच्छा, एंजाइम पूछा जा रहा है तो ये ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है। ये जो आपकी B3 वाले प्रश्न मैंने अभी स्टार्ट किए, इनको कल मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से? 22 या 23 से स्टार्ट किया ना, 21-22 से स्टार्ट किया B3, हाँ यहाँ से शुरू किया 22 से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। और मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली थी पर बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। ओके, तो मैं कल इसको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज मैंने 25 क्वेश्चन पूरे करा लिए, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मिलती हूँ कल वीडियो में नए